हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूं। मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास के इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का कोर्स लेकर आ रही हूं। ये कोर्स मैंने अनअकैडमी पर प्रोवाइड करा रखा है और वहाँ पर ये कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये कोर्स मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँ, जिससे कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को इस कोर्स से फ़ायदा मिले और उन्हें पढ़ने में मदद मिले, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स क्लियर करें, क्रैक करें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। एनसीईआरटीज़ हमारी नॉलेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर आप लोगों को एनसीईआरटीज़ की अच्छे से नॉलेज है तो आप लोग करंट अफेयर्स और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ में कोई भी अदर बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यूपीएससी, स्टेट लेवल पीसीएस एग्जामिनेशन, एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वहाँ पर एनसीईआरटी से डायरेक्टली आप लोगों को स्टेटमेंट मिलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा शेयर कवर होने वाला है इस कोर्स के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। उसके अलावा मैंने यूपीएससी मेंस दिया है, आरएएस मेंस 2 बार दिया है, एमपी पीसीएस मेंस दिया है, आईबी का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, टीचिंग के एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। तो इसलिए मुझे सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वही नॉलेज मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूँ और जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकें, एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें। फ्रेंड, जैसा रिस्पांस मुझे अनअकैडमी पर मिला था इस कोर्स से, आप लोगों से भी उसी रिस्पांस की उम्मीद रखती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हम जो पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 का। देखिए, हमने क्या ट्रैक फॉलो करी, कौन कौन सी डेवलपमेंट पॉलिसीज को अपनाया और हमारा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से कब तक का। 1947 यानी कि जिस दिन से हम आज़ाद हुए थे, और 1990 तक का, यानी कि जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो आज़ादी से लेकर एलपीजी रिफॉर्म्स तक की हम डेवलपमेंट पॉलिसीज देखेंगे, हमारी ग्रोथ कैसी रही, हमने उससे क्या लर्न किया। ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में देखने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूं आपको। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। देखिए, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज हावी था हमारे देश पर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ही कम था। ये हिस्ट्री में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर से। एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के अंडर में, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जिस दिन हम आज़ाद हुए हमारे देश में, इन सभी चीज़ों के हालात कैसे थे और उसके बाद हमने क्या पाथ ट्रेवल किया, जो आज हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के उभरे हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी ही इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाऊंगी एनसीईआरटीज के थ्रू। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। हमारा जो आर्थिक विकास था वो ब्रिटिश राज के टाइम पर कैसा रहा। इंडिया सेंचुरी ओल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर रून्ड। इंडिया की जो बहुत पुरानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हस्तकला थी, वो रून्ड हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तहस नहस हो गई। देखिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारी बहुत बड़ी पहचान थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस किस फील्ड में, पहले देख लेते हैं। कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। आप लोगों को ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स में तो हम पायनियर थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम प्रीशियस स्टोन्स को डील करते आ रहे थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। उसके अलावा रॉबिन्सन क्रूजो किताब में ये लिखा है कि
इंडियन कॉटन यूरोप में इतना फेमस था, एक टॉयलेट पेपर से लेकर, मतलब पहले पेपर यूज नहीं किया करते थे, हैंकरचीफ, रुमाल यूज किया करते थे, पर्दे, सोफे के कवर, बेडशीट, सभी चीजें इंडियन कॉटन की बनी होती थी। कैलिकॉस एंड मुस्लिन, सिल्क, मेटल्स, इन सब चीजों में हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था। रोमन एम्पायर से जब हमारा ट्रेड था तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी और ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट किया करते थे। और अपनी फाइन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जानी जाती थी, फेमस थी। Transformed the country merely into the supplier of raw material and the consumer of finished product from the Britain। देखिए इंडिया का पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री सब रूंड हो गई थी, खत्म हो गई थी, और इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के छोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। हमारी मार्केट को एक्सप्लॉइट किया और हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते में, और फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रिटेन में बनते थे और उन्हें आके इंडिया में महंगे में बेचा जाता था। दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाया जाता था, सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के और महंगे प्रोडक्ट्स बेचकर। अब देखिए कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, इकोनॉमिस्ट भी थे ये बहुत बड़े अपने आप में। इन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी, यूपीएससी ये पूछ चुका है। पर कैपिटा इनकम किस किसने कैलकुलेट करी? दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिकबाय, फिंडलेशियास, केवी के राव, आरसी देसाई, इन सब ने पर कैपिटा इनकम अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करी। और जो दादा भाई नेहरू जी ने करी थी वो 20 रुपए आई थी उस टाइम पे इंडिया की पर कैपिटा इनकम। लेकिन राव का जो एस्टिमेट था वो सबसे ज्यादा फाइन था, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ वही लिखा है मैंने स्लाइड्स में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों की कोई भी दिक्कत ना रहे फ्रेंड्स। तो ये सीरीज पे मुझे बहुत ज्यादा लाइक चाहिए। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं दिए ना तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, इन पे क्या इम्पैक्ट रहा। स्टैग्नेशन, डिटोरेशन कॉज्ड बाय लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो ये हमारे लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे। इनका एक ही पर्पस था, इंडिया से ज्यादा इनकम कमाना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना। इसमें क्या हुआ, इंडियन पीजेंट्स को सफर करना पड़ा, और सबसे ज्यादा कहाँ पर? जमींदारी सिस्टम में। जमींदारी सिस्टम में क्यों? देखिए जो टैक्स था वो ब्रिटिशर्स को तो जाता ही जाता था, साथ में जमींदार भी अपनी मनमर्जी चलाते थे। सब इन्फ्यूडेशन हो गया था, बहुत सारे जमींदार आ गए थे एक के नीचे एक, सबको टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्स को। तो उस प्रोसेस में जो हमारे किसान थे वो सफर कर रहे थे, और इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी और सोशल टेंशन बढ़ गई थी। गरीबी का आलम ये था कि इंडिया में फेमीन्स आने लगी, भूखमरी आने लगी, एक के बाद एक लगातार फेमीन्स आई थी। इंडिया इतना गरीब हो गया था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रिटिशर्स ने कोई टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस की नहीं थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कराई थी, सिंचाई वगैरह के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, और फर्टिलाइजर्स का यूज तो नेग्लिजिबल था। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण फसल भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पुरानी इंडस्ट्रीज को खराब कर देना, रून कर देना, और उसके बदले में नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ना करना। तो ब्रिटेन का फायदा इसी में था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ना की जाए। क्यों ना की जाए? यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाएंगे, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, कमाई वहां पर होगी सारी, और आके इंडियन मार्केट्स में महंगे में बेच देंगे। तो इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश नहीं की गई, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उन्हें तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। फ्रेंड्स आज भी हमारी यही प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको आज के रिस्पेक्ट में ये बताती हूँ, इंडिया में क्या चल रहा है, मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन क्यों चल रहा है? जिससे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके।
जब हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सकेंगे। और वो भी कैसे लोगों को रोजगार मिलता है मैन्युफैक्चरिंग से? जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। जैसे कि सर्विसेज सेक्टर है, वो सिर्फ स्किल्ड लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अनस्किल्ड लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई। और इसे हम क्या कह सकते हैं, डुअल ड्रेन ऑफ वेल्थ। दोनों तरीके से हमारी वेल्थ को चूसा जा रहा था, इंडियन वेल्थ को ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू रूट। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने लगी, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी। 1924 के बाद इंडिया में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज आने लगी थी, बट प्रोग्रेसिवली स्लो, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से, बहुत ही धीरे धीरे आने लगी। फ्रेंड्स, कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में आई थी, देख लेते हैं। कॉटन मिल्स। कॉटन मिल्स इंडियंस ने एस्टेब्लिश की थी, इंडियंस का डोमिनेशन था गुजरात और महाराष्ट्र में। जूट मिल्स। जूट मिल्स ज़्यादातर फॉरेनर्स ने एस्टेब्लिश की थी, उनका दबदबा था बंगाल में। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में आई थी। फ्रेंड्स, इतनी इंडस्ट्रीज आने के बाद भी आप लोगों को एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बिना किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीन टूल्स बनाती हैं, नई नई मशीनें बनाती हैं, उनके टूल्स बनाती हैं, इक्विपमेंट बनाती हैं। और अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो देश में मशीनरी नहीं बनेगी, और मशीनरी नहीं बनेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। हालांकि रोड्स और रेलवेज आ गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो भी अपने फायदे के लिए ही लेकर आए थे। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है, लॉर्ड डलहौजी वाले में, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये थी हालत इंडियन इकोनॉमी की। फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। कंक्लूजन में देखते हैं, एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस वर एनॉर्मस बिफोर द कंट्री। देश के सामने सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। और सोशल चैलेंजेस देखिए, फेमिनिज्म, भुखमरी वगैरह फैल रखी थी, और सोशल टेंशन थी इंडिया में। अब इंडियन गवर्नमेंट जो कि आज़ाद हुई है 1947 में, ये सारे चैलेंजेस को उन्हें ओवरकम करना है। उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अडेप्ट की इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में, आगे वाले चैप्टर्स में हम वही पढ़ेंगे, और पूरी जर्नी देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की 1947 से लेकर 1990s तक, और उसके बाद आगे का भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया 1947 में इंडियन इकोनॉमी के हालात क्या थे। तो फ्रेंड्स, सीरीज थोड़ी सी भी पसंद आई है, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी ऑलरेडी अनअकैडमी पर है, मैं दोबारा आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे पूरा रिस्पॉन्स चाहिए रिटर्न में। लाइक नहीं किया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।